सेबी के मैडम से झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, आप देखिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना। मेरे पीछे एडीसी में तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब ये है कि आप लोग झूठ चलाए। आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरी। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? भाई अरे तुम बोले तो दो ना, तो तुम आके बैठे हो तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है, घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। क्या बात है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं। बोलिए आप। कौन? हाँ, देखो मेरे भाई, सुनो हाँ, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। नहीं, सुन तो। अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, आप देखिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना। मेरे पीछे एडीसी में तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब ये है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब सुन तो लीजिए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी। अब आपको पसंद नहीं आएगा बोलना। अरे बोल रहा हूँ, सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया। बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि खत्म किस्सा ये। और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त। उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे। 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग डिसाइड कर लो। आप बैठ जाइए, आपको अपने क्या उनको डिसाइड, आप एक बीच में उठे, अब ठहरो ना। सवाल है कि निशिकांत दुबे एक एमपी है जिन्होंने जेपीसी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने लेटर लिखा है जेपीसी के चेयरमैन को, कहा है कि 125 करोड़ जो ईमेल आए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, इसके जोग्राफिकल ओरिजिनलिटी पे जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे विदेशी ताकत या जाकिर नाइक जैसे लोग शामिल हो सकते हैं कि 125 करोड़ जो जेपीसी को। सुनिए, मैंने इनिशियल रिमार्क्स में अपने कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है, जो भी निर्णय होगा, वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते। वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर्स डिसाइड करेंगे। वो लिखे हैं तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो
पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, इन तमाम कमेटीज में जो भी अंदर जो होता है वो हम नहीं बोल सकते। आप मेरे को चाह रहे हैं कि कोई लेटर लिखा चेयरमैन को, वो कमेटी का हिस्सा हो गया। अभी हम उसको कमेटी में बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेटी का चेयरमैन तय करेगा, हम तय करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के जो मालिक है, मैनेजर है, उसका नाम लिखने कहा है, कल ऑर्डर आया है, क्या कहेंगे? एक ऑर्डर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब ये जो ऑर्डर निकाले हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी उस पर कोई मैं रिएक्शन दे पाऊंगा। सर वक्त अमेंडमेंट बिल को लेके आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्त के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वक्ती जायदाद है जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और जो दूसरों के पास है, तो क्या अमेंडमेंट होना चाहिए? तो सुनिए, अभी देखिए, नहीं अच्छा आप सब पूछ लीजिए। आप वहाँ वक्फ बोर्ड की जो आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड जो है अभी तक का जो वक्फ बोर्ड बना, ट्रिब्यूनल बना, उसके रहते हुए सिर्फ बिजनेस में, सिर्फ बिल्डर में अपने जो है पैसे कमाए, ना ही कि एक आम मुसलमान को कोई फायदा हुआ रहा वो वक्फ की जमीनों से। अंबानी एक जो जिसपे एक नोटिस आएगी, जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा घर बना चुका है, उसके आपका क्या है? आप लोगों को गलत फहमी है कि वक्फ प्रॉपर्टी से या जो मुतवल्लियों से पीपल अवामुन्नास को एट लार्ज पब्लिक फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी गुलबर्गा को जाइए। गुलबर्गा में जो उस ख्वाजा बंदा नवाज के जो सज्जादे हैं, मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से 50 साल 55 साल पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था, और मुसलमान लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए वो बंडी में, बैल बंडी में पर्दा लगाकर वो बंडी हर मुस्लिम घर को जाती थी ताकि वो मुस्लिम बच्चियां उसमें बैठकर आकर स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने स्कूल कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मेडिकल कॉलेज कायम किया। ऐसा आपको नेगेटिविटी मत दिखाइए, ये एक है। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको अब मालिक बनाना चाह रहे। अब रहा सवाल तीसरा जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे। हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को, आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। अखिलेश यादव वो नहीं पूछे अभी ने, बोले। सर, आप इंडिया जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करिए, उद्धव जी से बात करिए। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है। मैं इतना ही कहूंगा, अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में
जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूँ। अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में डटे हुए हैं। हाँ, आपका भी आगमन आज हुआ है। हम भी डटे हुए हैं। हम कहाँ डटे हुए नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जितना हम डटे हुए हैं उन तो वो तो हटे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, हम तो डटे हुए हैं। हाँ, अभी उनका सवाल हो जाए, सवाल हो जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आपकी कुछ रणनीति है क्या? आने वाले दिनों में आप आज आए हैं महाराष्ट्र? नहीं, अभी तो हमने हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है। हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया। हमारे 2 एमएलएज हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह धूलिया से। फिर शोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया। और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे अभी हम। नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे। मजलिस में आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट करेगी? और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि मुंबई अध्यक्ष लीजिए या तो फिर सीट लीजिए। हम फैयाज खान के साथ में आपने ऑर्डर दिया। किसका? वही सवाल था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है। मिसाल के तौर पे हरीश पठान को लेकर जो है आपके कुछ मुंबई में नाराजगियां बहुत ज्यादा है। हाँ। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नाजिम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरिए। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? भाई अरे तुम बोले तो दो ना, तो तुम आके बैठियो, तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। नहीं, ना एक मिनट। अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है। यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।
हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे ठीक पहले योगी गवर्नमेंट वोटर्स लिस्ट में से मुसलमानों के नाम काट रही है। एक ये सवाल, और दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में लेना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी पहले एक सवाल हो जान दीजिए। नहीं, मैं नहीं, कहाँ भाग रहा हूँ मैं? अखिलेश यादव वाला से पहले नहीं, अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना आप। डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं आप, नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम का बीजेपी नाम डाल रही डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम। कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहां पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहां से नाम काट रहे हैं वो दे दीजिए। मीडिया को बोल दीजिए कि इस विधानसभा में इतने नाम काटे गए मुसलमानों के, मगर नाम दलवाइए आप और करिए वो। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.